हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद डीएस। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। उम्मीद करते हैं आपको पिछली वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर वो पिछली वीडियोस देख सकते हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फंडामेंटल ड्यूटीज और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन पे थी। तो आज की वीडियो होने वाली है वो हाई कोर्ट पे होने वाली है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। और आज का जो वीडियो है वो हाई कोर्ट पर है। चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय। इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय पर थी। आप जाकर इससे पहले वाली वीडियो सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर की देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी किए। हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में जो पहला पॉइंट है वो है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। इसका वर्णन किसके अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 214 अर्थात अनुच्छेद 214 के अंतर्गत यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक, ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद नंबर 231 के अंतर्गत किया गया है। अर्थात जो संसद होगी वह विधि द्वारा अर्थात कानून द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सिर्फ एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद नंबर 231 के अंतर्गत दिया गया है। ये हुआ दूसरा पॉइंट। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि उच्चतम न्यायालय का जो गठन है, उच्चतम न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होती है। और जो ये न्यायाधीश होते हैं इनकी जो नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और एक उच्च न्यायालय का गठन जो होता है वो एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर
होता है। और जो उच्च न्यायालयों में अन्य न्यायाधीशों की संख्या होती है, न्यायाधीशों की संख्या भिन्न भिन्न न्यायालयों में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। अर्थात जो सभी उच्च न्यायालय हैं उनमें जो न्यायाधीशों की संख्या है, एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी संख्या सभी भिन्न भिन्न न्यायालयों में अलग अलग होती है, अर्थात एक ही नहीं होगी। जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट में 45 न्यायाधीश होंगे, मुंबई में 47 हो सकते हैं, और कलकत्ता और मद्रास में 50 हो सकते हैं। अर्थात हर उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्याएं अलग अलग होंगी। यह पॉइंट नंबर 3 के लिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। जो अगला पॉइंट है उच्च न्यायालयों की संख्या। उच्च न्यायालयों की संख्या। वर्तमान समय में भारत में जो उच्च न्यायालय हैं उनकी संख्या 25 है। वर्तमान समय में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल 25 है। इससे पहले यह संख्या 24 थी, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के विभाजित होने के पश्चात 1 जनवरी 2019 को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये दोनों हाई कोर्ट भी अलग हो गए। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट के अंदर में आंध्र प्रदेश है, और तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर में अपना तेलंगाना। ये दोनों हाई कोर्ट्स 1 जनवरी 2019 को अलग हो गए, जिसके पश्चात हाई कोर्ट की संख्या 24 से बढ़कर 25 हो गई। ये हुआ पॉइंट नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं। न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं क्या क्या होगी? योग्यताएं, जो पहली योग्यता है, सबसे कॉमन योग्यता जो कि सब में कॉमन होती है, वो है भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। ये पहली योग्यताएं हैं जो हर चीज सभी में लगभग कॉमन होती हैं। और जो दूसरी योग्यता है, दूसरी योग्यता क्या नहीं होनी चाहिए कि कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। ये क्राइटेरिया नंबर 1 है। अर्थात कम से कम 10 वर्षों तक वह व्यक्ति न्यायिक पद अर्थात न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। और जो क्राइटेरिया नंबर 2 है वो है क्राइटेरिया नंबर 2। क्राइटेरिया नंबर 2 क्या है कि एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता के पद पर कार्य कर चुका हो या फिर अधिवक्ता रह चुका हो। क्राइटेरिया नंबर 2 है। क्राइटेरिया नंबर 2 के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति एक या एक से अधिक हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता के कार्य पर कार्य कर चुका हो। इन दोनों क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया होने के पश्चात वह व्यक्ति योग्य हो जाएगा
उच्च न्यायालय के अर्थात हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के। ये हुई योग्यताएं। ये देखते हैं आगे के पॉइंट्स। अगला पॉइंट है उसकी शपथ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ, शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है वह न्यायालय, वो न्यायालय जिस राज्य में स्थित है उस राज्य का राज्यपाल अर्थात वह हाईकोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय जिस राज्य में स्थित है उस राज्य का जो राज्यपाल होगा वह हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनको शपथ दिलाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। ये हुआ अगला पॉइंट। ये देखते हैं आगे के पॉइंट की ओर। आगे का पॉइंट है अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम आयु सीमा, अर्थात रिटायरमेंट। अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की जो मैक्सिमम आयु है वो है 62 वर्ष। अर्थात 62 वर्ष के पश्चात उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वह रिटायर अर्थात सेवानिवृत्त होगा या फिर क्या कह सकते हैं कि अवकाश ग्रहण करेगा। यह 65 वर्ष के लिए अभी प्रस्तावित है या फिर 65 वर्ष के लिए प्रस्तावित किया गया है, लेकिन अभी ये मैटर चल रहा है। परंतु प्रेजेंट टाइम में जो यह आयु है वह 62 वर्ष की है और भी इस समय बढ़ाया नहीं गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है त्याग पत्र। त्याग पत्र जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो त्याग पत्र होगा वो किसको देगा? राष्ट्रपति को। मतलब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी अपने पद को त्याग सकता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है वकालत से संबंधित। वकालत। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो कि अस्थायी रूप से किसी उच्च न्यायालय में न्यायिक पद पर अर्थात उच्च न्यायालय में न्यायिक पद पर रह चुका हो। कोई भी उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है किसी भी एक पर्टिकुलर उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से न्यायाधीश के पद पर अगर रह चुका हो तब वह उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। परंतु अन्य उच्च न्यायालयों या फिर उच्चतम न्यायालय में
वकालत कर सकता है। अर्थात कोई भी उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है, अगर वह कोई किसी एक पर्टिकुलर उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, तब वह जिस न्यायालय में उसने न्यायिक पद धारण किया था, उस पर्टिकुलर केवल उस उच्च न्यायालय में वह वकालत नहीं कर सकता है। बाकी अन्य जो उच्च न्यायालय हैं और उच्चतम न्यायालय, अन्य उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में वह वकालत कर सकता है। ये वो पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, हटाया कैसे जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया कैसे जा सकता है उससे है, तो सेम उसी प्रकार से जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, न्यायाधीश को हटाया जाता है, वैसे ही सेम प्रोसेस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की भी है। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि सर्वप्रथम वह साबित कदाचार या फिर असमर्थता होने पर, साबित कदाचार या किसी प्रकार की असमर्थता होने पर संसद के प्रत्येक सदनों में उसको पारित किया जाएगा। तत्पश्चात उस आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाया जा सकता है। तो ये प्रोसेस होती है कि साबित कदाचार या फिर असमर्थता हो, कोई भी साबित कदाचार या असमर्थता हो, उसके पश्चात संसद के प्रत्येक सदनों में यह पारित किया जाना चाहिए। उसके पश्चात राष्ट्रपति इसके आधार पर उसको हटा सकता है। ये हुआ पॉइंट। और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वृद्धि कर सकता है, न्यायाधीशों की वृद्धि कर सकता है। जैसा कि आपने शुरू में देखा था, शुरू के पॉइंट्स में, कि जो उच्च न्यायालय होते हैं उनमें न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग उच्च न्यायालयों में अलग अलग होती है। तो राष्ट्रपति अपनी आवश्यकता अनुसार जैसा उसको ठीक लगे कि न्यायालय के ऊपर लोड ज़्यादा है, तो उस हिसाब से वो उसमें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। चाहे तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है किसी भी उच्च न्यायालय में। तो देखते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, यदि कोई अवकाश प्राप्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, तब अगर राष्ट्रपति चाहे तब उस सेवानिवृत्त अर्थात अवकाश प्राप्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से पुनः न्यायाधीश का पद ग्रहण करने का अनुरोध कर सकता है। मतलब अगर किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है जो कि सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर हो चुका है, अवकाश प्राप्त कर चुका है, तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उस अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से अनुरोध कर सकता है कि वह पुनः किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य करें। देखते हैं चलिए अगले पॉइंट को।
अगला पॉइंट क्या कहता है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। और उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 215 में किया गया है। अभिलेख न्यायालय का अर्थात मतलब अभिलेख न्यायालय का यह है कि उच्च न्यायालय के जो निर्णय होंगे वह अन्य न्यायालयों में मान्य होंगे और उसी आधार पर अन्य न्यायालय अपने निर्णय सुनाएंगे। तो अर्थात उच्च न्यायालय जो अभिलेख न्यायालय की योग्यता है अर्थात अधिकार है वह एक तरह से क्षेत्राधिकार ही है, वह अनुच्छेद 215 के तहत वर्णित है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श कर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हस्तांतरण कर सकता है। अर्थात किसी एक राज्य के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका हस्तांतरण दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में कर सकता है। किससे? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श लेकर। जैसे कि एक उच्च न्यायालय है नंबर 1 और दूसरा उच्च न्यायालय है नंबर 2। तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करके राज्य नंबर 1 अर्थात उच्च न्यायालय नंबर 1 के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय नंबर 2 में कर सकता है और उच्च न्यायालय नंबर 2 के जो न्यायाधीश हैं उनको उच्च न्यायालय नंबर 1 में कर सकता है। तो यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है इससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात। देखते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं? जो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है, पहला है क्षेत्राधिकार, पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकरण इच्छा पत्र तलाक, विवाह, कंपनी कानून, तलाक, विवाह, कंपनी कानून और न्यायालय की अवमानना और कुछ राजस्व संबंधी प्रकरण कुछ राजस्व संबंधी प्रकरण
और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन जिसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 226 में किया गया है। वर्णन अनुच्छेद नंबर 226 में किया गया है नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन का। तो इससे संबंधित इन सभी प्रकरणों से संबंधित लेख जारी करने का अधिकार अर्थात भारत के प्रत्येक उच्च न्यायालयों को नौकाधिकरण, इच्छा पत्र, तलाक, विवाह, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना और कुछ राजस्व संबंधी प्रकरण और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन जिसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 226 में है, इन सभी में लेख जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त है। यह उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। जो पहला क्षेत्राधिकार है वह है अपीलीय क्षेत्राधिकार, अर्थात किन किन प्रकरणों में उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है। दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या आता है? पहला है फौजीदारी मामले में यदि सत्र न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड के फैसले के विरुद्ध अपील की जा सकती है। अर्थात अगर सत्र न्यायालय में फौजीदारी जो मामला होता है उसमें सत्र न्यायालय में उसमें मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई हो, तब उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ये पहला अपीलीय क्षेत्राधिकार है। दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार दीवानी मामले में दीवानी के उन सभी विवादों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है, जो 5 लाख या 5 लाख या फिर उससे अधिक रुपए से संबद्ध हो। अर्थात दीवानी के वह मामले जो कि 5 लाख या फिर 5 लाख से अधिक रुपए से संबद्ध हो, उन सभी मामलों के खिलाफ भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यह है अपीलीय क्षेत्राधिकार नंबर 2। अपीलीय क्षेत्राधिकार नंबर 3 क्या कहता है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार नंबर 3 है कि उच्च न्यायालय जो है वह उत्तराधिकार भूमि प्राप्ति दिवालियापन डिजाइन और पेटेंट दिवालियापन, डिजाइन और पेटेंट और संरक्षकता
और संरक्षकता के मामले के विरुद्ध अपील के मामले के संबंधित विवादों में अपील सुनता है। ये हुआ क्षेत्राधिकार नंबर 3, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन, डिजाइन और पेटेंट, संरक्षकता, इन सभी से संबंधित विवादों में अपील सुनता है। ये हुआ अपीलीय क्षेत्राधिकार। अगला है क्षेत्राधिकार नंबर 3। क्षेत्राधिकार नंबर 3 क्या कहता है? उच्च न्यायालय में मुकदमों का हस्तांतरण, मुकदमों का हस्तांतरण। इसके अंतर्गत क्या आता है कि यदि किसी उच्च न्यायालय में कोई मुकदमा उच्च न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन है, तो अन्य न्यायालय का न्यायाधीश अपने न्यायालय में उस विवाद का हस्तांतरण कर सकता है। अगर उच्चतम न्यायालय के मुकदमों का हस्तांतरण, इससे संबंधित जो क्षेत्राधिकार है, इसके अंतर्गत यह आता है कि यदि किसी उच्च न्यायालय में कोई मुकदमा है, वह पेंडिंग पड़ा है, अर्थात विचाराधीन है, और किसी दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यह लगता है कि यह जो मुकदमा है वह विधि के अनुसार महत्वपूर्ण है, तब उस उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वह चाहे तो उस न्यायालय से उस मुकदमे को अपने न्यायालय में हस्तांतरण कर सकता है और उसका निपटारा कर सकता है, उस मामले का निपटारा कर सकता है और उस पर निर्णय सुना सकता है, या फिर चाहे तो उस मामले का निपटारा करने के पश्चात निर्णय के लिए उस जिस न्यायालय में वह प्रकरण विचाराधीन था उसमें भेज सकता है। उस मामले को निपटा कर निर्णय के लिए उस न्यायालय में भेज देगा कि यह निर्णय आप सुना सकते हैं, या फिर वह चाहे तो खुद भी उस मामले पर निर्णय दे सकता है। यह हुआ उच्च न्यायालय में मुकदमों का हस्तांतरण से संबंधित क्षेत्राधिकार। बढ़ते हैं क्षेत्राधिकार नंबर 4 और आखिरी क्षेत्राधिकार तो होगा क्षेत्राधिकार नंबर 7, प्रशासकीय क्षेत्राधिकार। प्रशासकीय क्षेत्राधिकार, इसके अंतर्गत क्या आता है कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जितने भी न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय और सभी न्यायालय जो कि उच्च न्यायालय के अंडर में आते हैं अर्थात अधीनस्थ हैं उनके, तो उससे संबंधित पदोन्नति अर्थात प्रमोशन डिमोशन और छुट्टियों से संबंधित नियम, इन सभी से संबंधित नियम
उच्च न्यायालय बना सकता है। अर्थात जो भी न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ या फिर उसके अंडर में आते हैं, उससे छोटे हैं, उनसे उस सभी उच्च न्यायालय में उसके पदोन्नति, प्रमोशन, डिमोशन या फिर छुट्टियों से संबंधित जो सभी नियम है उसको उच्च न्यायालय बना सकता है। ये हुआ क्षेत्राधिकार नंबर 4 और आखिरी क्षेत्राधिकार भी था। उसके पश्चात एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट ये है कि किसी भी राज्य का जो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय होता है, वह उच्च न्यायालय नहीं होता है। अर्थात किसी भी राज्य का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय उच्च न्यायालय नहीं होता है। किसी भी राज्य सूची से संबद्ध विषयों पर, किसी भी राज्य सूची से संबद्ध जो भी विषय हो उसमें उच्च न्यायालय के जो निर्णय होते हैं उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो नोट पॉइंट पूरा क्या हुआ कि राज्य का जो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय होता है वह उच्च न्यायालय नहीं होता है। किसी भी राज्य सूची से संबद्ध विषयों पर उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। अब इसके पश्चात कुछ उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय की लिस्ट है। कुल न्यायालयों की संख्या 25 है, लेकिन एक बार में इसमें जितने भी न्यायालय आ सकते हैं 2500 की, चलिए 2500 लिख देते हैं। तो 2500 न्यायालयों की लिस्ट और उसके स्थापना वर्ष और वो उसकी अधिकारिता, क्षेत्रीय अधिकारिता किन किन राज्यों पर है, वो सारी चीजें मैं इसमें लिख दे रहा हूँ। ये रहे उन सभी न्यायालय और उनकी स्थापना वर्ष। कलकत्ता न्यायालय सन 1862 में इसकी स्थापना हुई थी और यह सबसे पुराना न्यायालय भी है। सबसे पुराना न्यायालय कलकत्ता हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। फिर बम्बई हाई कोर्ट 1862 सन, मद्रास 1862, इलाहाबाद 1866, कर्नाटक 1884, पटना 1916, जम्मू कश्मीर 1957, उड़ीसा 1948, गुवाहाटी 1948, राजस्थान 1950, केरल 1956, मध्य प्रदेश 1956, गुजरात 1960, दिल्ली 1966, पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए एक ही हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश 1971, सिक्किम 1975, छत्तीसगढ़ 2000 सन 2000, उत्तराखंड सन 2000, झारखंड सन 2000, मेघालय हाई कोर्ट 25 मार्च 2013 को उसकी स्थापना हुई थी, मणिपुर 26 मार्च 2013 और त्रिपुरा हाई कोर्ट की स्थापना भी 26 मार्च 2013 को हुई थी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों हाई कोर्ट एक ही में थे, लेकिन जैसा कि अभी हमने बताया था 1 जनवरी 2019 को ये दोनों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट दोनों अलग हो गए थे, जिसके पश्चात कुल हाई कोर्टों की संख्या 25 हो गई थी। तो इसकी जो अधिकारिता है, क्षेत्र अधिकारिता वो तो इसमें नहीं आ रहा था, तो उसको मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट 1594 पे और फेसबुक चैनल में मेरा फेसबुक पेज जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर जितने भी नोट्स हैं सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप जाके उस पर सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हुए सारे उच्च न्यायालय के, जितने भी उच्च न्यायालय थे उनके स्थापना वर्ष। तो आज उच्च न्यायालय से संबंधित वीडियो भी खत्म हो गई है। पिछली वीडियो जो सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय की थी, ये दोनों वीडियो खत्म होने के पश्चात अब अगली वीडियो में इन दोनों हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होंगे, उन सबको अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। और सभी बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाएंगे। तो चलिए
आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए खत्म करते हैं आज की वीडियो को यहीं पर। मिलते हैं अगले वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।